अब चलिए हम थोड़ा मुखातिर होते हैं हमारे पड़ोसी देश जिससे भारत का संबंध बड़ा ही कटु रहा है, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान पूर्व में दोनों एक ही देश का हिस्सा थे। विश्व के संभवतः केवल ऐसा ही उदाहरण कि जो एक ही भूभाग के अंग थे, ऐतिहासिक विरासत भी एक थी, परंतु 1947 के बाद अस्तित्व में आने के बाद दोनों के संबंध बहुत ही कटु हो चले हैं। दुनिया का एकमात्र उदाहरण एक ही देश का हिस्सा होते हुए इतनी ज़्यादा कड़ुआहट, इतनी ज़्यादा वैमनस्यता, इतनी ज़्यादा दुश्मनी। लेकिन ये दुर्भाग्य है और इसने हमारे क्षेत्र के ही विकास नहीं बल्कि हमारे देश के विकास को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इन संबंधों में खास बात तो ये है कि भारत जो है वह हमेशा पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए इच्छुक रहा है। उसने बार बार ऐसे प्रस्ताव रखे हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, जिन्होंने कहा था यदि हम कुछ चाहते हैं तो यह कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित हो, मित्रता हो। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी ये बात पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही है और सतत रूप से कटुता बनी हुई है। पाकिस्तान का जो निर्माण है वो, यदि हम उसकी गहराई पे जाएं, पाकिस्तान के निर्माण किन आधारों पर हुआ उस पे जाएं, तो एक शब्द स्पष्ट आता है, धार्मिक उन्माद। क्या है? धार्मिक उन्माद। ये धार्मिक उन्माद की नींव पर जो पाकिस्तान बना है वह भारत और पाकिस्तान के बीच की घृणा का आधार है और इसीलिए पाकिस्तान का रवैया हमेशा अमित्रतापूर्ण रहा, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा खराब रहे और समय समय पर बहुत विवाद हुए। यानी हम कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की कटुता का मुख्य कारण पाकिस्तान का धर्म के आधार पर जन्म होना, धार्मिक उन्माद। एक कहावत है ना अंग्रेजी में, एज यू सो सो शैल यू रीप, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा पाओगे। पाकिस्तान धार्मिक उन्माद पर पैदा होता है तो वहाँ पे धर्म की पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि पाकिस्तान प्रगति के रास्ते से कोसों दूर चला जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान पाकिस्तान भी वहाँ के मुल्लाओं और सेना के माध्यम से चल रहा है। भारत पाकिस्तान के विवाद के आधार की बात करें तो धार्मिक उन्माद तो उसके जड़ में है ही, लेकिन हम कुछ इंडिविजुअल घटनाओं की भी बात करना चाहेंगे जो स्पष्ट करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध और क्यों कड़वे होते चले गए। और उसमें सबसे पहला है जूनागढ़ का विवाद। नक्शे में देखिए, भारत के नक्शे में जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात। गुजरात का एक बहुत छोटा सा राज्य, एक रियासत, और ये विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान की सीमा के निकट पड़ता था, काठियावाड़ में, बहुत छोटी सी रियासत। अब इस रियासत की खासियत ये थी कि यहाँ का शासक मुस्लिम था, लेकिन जनता की जो बहुलता थी वो हिंदुओं की थी। वहाँ के मुसलमान बहुत कम संख्या में थे और शासक मुस्लिम था। तो नवाब ने क्या किया, वहाँ के शासक ने, कि भौगोलिक स्थिति एवं जन इच्छा की चिंता न करते हुए पाकिस्तान में मिलने का निर्णय लिया। आपको याद होगा कि 1947 की स्वतंत्रता के समय इन रियासतों को अंग्रेज सत्ता ने ये अधिकार दिया था कि वो भारत में रहना चाहें तो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान जाना चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हों, और यदि स्वतंत्र भी रहना चाहें तो स्वतंत्र रहें। जूनागढ़ ने, वहाँ के नवाब ने, मुसलमान होने के नाते लेकिन जनता का ख्याल किए बिना, जो हिंदू मेजॉरिटी थी, उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया। और जनता तो अधिकतर हिंदू थी, उसे ये बात नागवार गुजरी, उसे ये बात पसंद नहीं आई। साथ ही साथ भौगोलिक दृष्टि से भी ये भारत के निकट था।
इन दो बातों को लेकर दोनों में तनाव बढ़ा। मुस्लिम शासन के इस निर्णय के विरुद्ध जनता ने विद्रोह किया। स्वाभाविक है, क्योंकि जनता तो मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी थी ना, वो कैसे पाकिस्तान में शामिल होना स्वीकार करेगी। दूसरी ओर पाकिस्तान को ये बात पची नहीं कि वहाँ की जनता के विद्रोह के दबाव पर वहाँ का नवाब आए। तो अगले घटनाक्रम में भारत सरकार के आदेश के अनुसार गुजरात के जो कमिश्नर थे उन्होंने जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह क्या होता है, पहले ये थोड़ा सा जान लें। एक तो मतदान जो हम चुनाव के समय करते हैं, जिसमें 8-10 कैंडिडेट होते हैं, प्रत्याशी रहते हैं, और उनमें से एक को तय करना होता है, उसके पक्ष में हम वोट डालते हैं, वो मतदान कहलाता है। जनमत संग्रह क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में प्लेबिसिट कहते हैं, प्लेबिसाइट, प्लेबिसिट। जनमत संग्रह मतलब किसी एक निर्णय पर अपनी सहमति या असहमति देना, यस या नो कहना, बस। तो अधिकतर लोग यदि यस कहेंगे तो वो होगा, यदि अधिकतर लोग नो कहेंगे तो वो बात होगी। ये जनमत संग्रह भारत सरकार के आदेश पर कराया गया, और जनमत संग्रह में निर्णय बड़ा स्पष्ट था कि हिंदुओं ने भारत में शामिल होने का निर्णय बताया, और भारत में विलय के लिए एक तरीके से अपना पक्ष रखा। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसे भारत में मिला लिया गया बहुमत के आधार में, और जैसे ही मिलाया गया पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ में ये बात ले जाई गई। उसका परिणाम कुछ नहीं निकला, परंतु पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रचार काफ़ी बढ़ गया। नवाब जो थे, नवाब ने पाकिस्तान की शाह पर यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी उठाया, लेकिन भारत ने तो जनमत संग्रह की बात स्पष्ट की, भौगोलिक स्थिति की बात भी स्पष्ट करते हुए उसे अपने में शामिल कर लिया, और अपने को इस बातों का अंतर्राष्ट्रीय दबाव के प्रति अपने को जवाबदेह नहीं मानते हुए इस बात को यहीं समाप्त कर दिया। लेकिन इस घटना ने पाकिस्तान को एक मौका दे दिया भारत के विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का। तो जूनागढ़ की महत्ता ये है कि पाकिस्तान को एक मौका मिल गया दुनिया के मंच में ये बताने का कि भारत उसके साथ गलत कर रहा है। आगे कुछ घटना और होती है जिसका उपयोग वह जूनागढ़ की घटना के साथ करता है, उसका हम जिक्र करेंगे। दूसरी जो घटना है जिसने भारत पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत खटास लाई, वह भी यही रियासती मामलों को लेकर है। 1947 के इस अधिकार को लेकर है कि कौन सा रियासत कहाँ शामिल होगा। हैदराबाद की स्थिति देखिए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहाँ के जो शासक थे वो जैसे जूनागढ़ के शासक नवाब कहलाते थे, हैदराबाद के शासक शाह कहलाते थे। हैदराबाद निज़ाम, उनका असली जो टाइटल था वो निज़ाम था, NIZAM। अब देखिए हैदराबाद कहाँ स्थित है। जहाँ तक जूनागढ़ का सवाल है वो तो फिर भी एक समुद्री किनारे में होते हुए पाकिस्तान के भी कुछ हद तक निकट था। भारत और पाकिस्तान की सीमा में भारत से तो निकट था ही, लेकिन पाकिस्तान भी कोई विशेष दूर नहीं था। लेकिन हैदराबाद, इसकी भौगोलिक स्थिति देखिए, भारत के अंदर था। चारों ओर उसके भारत के ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने भारत में शामिल होने की रजामंदी दे दी थी, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम कुछ और ख्वाब देख रहे थे। उन्होंने भारत में सम्मिलित ना होने का निर्णय लिया, और पाकिस्तान भी निज़ाम ऑफ हैदराबाद को इस बात के लिए सतत रूप से उकसाते रहा और उसको बोलते रहा कि आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, हम आपकी भरसक सहायता करेंगे। देखिए हैदराबाद की जो स्थिति है, इसमें पाकिस्तान कैसे सहायता कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को यदि सहायता पहुंचानी है हैदराबाद को, यदि पाकिस्तान हैदराबाद को सहायता पहुंचाएगा तो उसे भारत के स्पेस से, इंडिया स्काई स्पेस के ऊपर से उड़ के आना पड़ेगा। ये समस्या है, और क्या भारत इसके लिए अनुमति देगा? नहीं। लेकिन उसके बावजूद निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो दुनिया के एक बहुत
धनी राजाओं में गिने जाते थे, उन्होंने स्वतंत्र रहने की बात रखी और शायद पाकिस्तान के शाह के बल पर उन्होंने ऐसी बात रखी। दूसरी ओर निज़ाम भारत में विलय के लिए भी बात करते रहा। मैंने दोनों तरफ वो खेल रहा था, एक तरफ पाकिस्तान से मदद ले रहा था, दूसरी ओर भारत से विलय के लिए बात कर रहा था। और ये विलय से बात करने का उद्देश्य था शायद समय लेना, समय खींचना, ताकि अपने पाकिस्तानी सहयोगियों की मदद से वो अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाए और उचित समय पर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। यही करते हुए पाकिस्तान की मदद के बल पर हैदराबाद के निज़ाम ने एक रजाकारों की फ़ौज तैयार की। रजाकार क्या थे? जो उनकी अपनी फ़ौज थी, जो मारकाट, लूटपाट और नित्यंत हत्याओं में शामिल होते थे। इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए भारत के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने बार बार निज़ाम को समझाने की कोशिश की, समझौते के कई प्रयास हुए, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें सफलता न मिलने पर उसे सैनिक हमले के बल पर भारत में शामिल कर लिया गया। उसे युद्ध के लिए बाध्य किया गया। सैनिक कार्रवाई हुई और भारत के द्वारा की गई सैनिक कार्रवाई के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। इसमें यह शर्त भी रखी गई कि हैदराबाद के निज़ाम को एक जो प्रिवी पर्स है वो 50 लाख रुपए दिया जाएगा। प्रिवी पर्स क्या है इसे मैं पूर्व में बता चुका हूं, लेकिन एक पंक्ति और बताना चाहता हूं एक बार पुनः। प्रिवी पर्स वह रकम है जो किसी रियासत के राजा द्वारा भारत में शामिल होने पर भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने के वादे के रूप में किया गया था। किसी रियासत के राजा को भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली रकम, वार्षिक रकम, उसके जीवन यापन के लिए, उसकी अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए। तो प्रिवी पर्स कितना? 50 लाख का। सोचिए 1947-48 में 50 लाख रुपए सालाना भारत सरकार ने देना तय किया और दिया जाने लगा। इस प्रकार हैदराबाद की समस्या भी समाप्त तो हुई, लेकिन विश्व मंच पर पाकिस्तान ने फिर ढिंढोरा पीटा। जूनागढ़ की समस्या का निराकरण जनमत संग्रह के आधार पर भारत ने किया। हैदराबाद की समस्या का निराकरण सैनिक सहायता से किया। दोनों मुद्दों को लेकर पाकिस्तान बारंबार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का कतई विरोध करते रहा, आलोचना करते रहा, और इसका कुछ असर हुआ भी। तीसरा मुद्दा जिसको लेकर दोनों के बीच में सतत रूप से तनाव था, वह था नहर के पानी का विवाद। मैंने जब जिक्र किया था कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बीच में क्या समानताएं हैं, तो उन समानताओं में मैंने एक समानता बताई थी कि फालतू व्यर्थ की बातों के लेकर विवाद होते थे, और उनमें से व्यर्थ के विवादों में से एक विवाद था नहर के पानी का विवाद। विभाजन के पूर्व जो नहरें बनाई गई थी पंजाब, वो राजनीतिक विभाजन के पश्चात दोनों ही देशों के अधिकार में रहीं। सतलज रावी दोनों देशों के मध्य, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के मध्य से, और व्यास पूर्णतया भारत में। मैं फिर से बता दूं, सतलज और रावी दोनों देशों के मध्य से, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के मध्य से, और व्यास पूरी तरफ भारत में। ये 5 नदियां हैं। आप देखिए इन नदियों की स्थिति नक्शे में। रावी, झेलम, सतलज, चिनाब, व्यास, इन 5 में बसा पंजाब। ये याद रखने के लिए आपको एक फार्मूला है कि पंजाब मतलब पंच धन आब, आब यानी पानी, पंच यानी 5 नदियों का पानी। तो कौन सी 5 नदियां हैं? ये हैं, इनमें से 2 नदी पाकिस्तान के मध्य से, 2 नदी भारत के मध्य से, और 1 नदी केवल भारत में। अब इनमें नहरें बनाई गई थी पूर्व में, लेकिन विभाजन जब हुआ तो नहरों के पानी को उपयोग को लेकर बहुत तनाव हुआ, और पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत सिंचाई के लिए इन्हीं नहरों पर निर्भर होता है। भारत यदि नहरों में पानी नहीं भेजेगा तो पंजाब और सिंध में पानी की समस्या हो जाएगी, और इस प्रकार और इसी तरह भारत में भी होगा। तो कुल मिला के ये समस्या पानी को लेकर बनी रही कि किसको कितना पानी दिया जाए। जानकारी के लिए, पानी का जो माप है वो क्यूसेक में होता है, क्यूसेक। तो वो क्यूसेक, कितना क्यूसेक पानी किसे मिले, इसको लेकर लगातार तनातनी रही, और जल को बंद करने
के कारण, जल की सप्लाई को बंद करने के कारण खेती प्रभावित होती थी, सूखा हो जाता था और दोनों के बीच में लगातार तनाव बना रहा। नहर का पानी का विवाद कहने को तो बड़ा छोटा मुद्दा लगता है कि ये पानी के लिए क्या झगड़ रहे हैं, लेकिन पानी, उन्हीं पानी पर वहाँ का किसान निर्भर है। और भारत और पाकिस्तान जो कृषि प्रधान देश हैं, इसलिए पानी से उनका बड़ा गहरा संबंध है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो रही थी, इसलिए ये समस्या भी बहुत गहरी थी और वो समस्या बनी रही और एक विवाद का रूप लेती रही। जब तब इस मुद्दे को लेकर बहुत सारी बैठकें हुई, पर निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाया। अगला मुद्दा जिस पर दोनों में बहुत विवाद हुआ, ये तत्कालीन मुद्दा था। तत्कालीन मुद्दा का अर्थ यह है कि वो ऐतिहासिक नहीं था, उसी समय 1947 का पनपा हुआ मुद्दा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। विभाजन जब होता है तो पाकिस्तान से लाखों हिंदू भागकर भारत आते हैं, भारत से लाखों मुस्लिम पाकिस्तान जाते हैं। ये आवाजाही में ये लोग अपनी ज़मीन खो बैठते हैं, मालिकाना हक खो बैठते हैं, अपनी संपत्ति खो बैठते हैं, धन नहीं रहता और शिविरों में इनको विस्थापित किया जाता है। अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे हो? जो लाखों शरणार्थी भारत आए, इनके जीवन यापन की व्यवस्था, इनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, इनके रहने की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था भारत को करनी पड़ी। उसी प्रकार भारत से जो लोग गए, उसकी व्यवस्था पाकिस्तान को करनी पड़ी। तो ये पाकिस्तान सरकार की आनाकानी इस क्षतिपूर्ति को लेकर ये भी एक बहुत बड़े विवाद का मुद्दा बन गई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शरणार्थियों के प्रश्न को लेकर भी, शरणार्थी वे जो विभाजन से प्रभावित हुए थे, इसको लेकर भी दोनों में बहुत विवाद हुआ। अगला विवाद का कारण था ऋण की अदायगी। ये ऋण की जो रकम थी, पाकिस्तान द्वारा भारत को 300 करोड़ रुपए दिया जाना तय हुआ। जब दोनों सरकारों के बीच में ये तय हुआ कि हाँ, दो भागों में विभाजन होगा और विभाजन के पश्चात किस देश की देनदारी और लेनदारी कितनी रहेगी, इस पर ब्रिटिश सरकार के उपस्थिति में एक समझौता हुआ और जिसमें ये तय हुआ कि पाकिस्तान के पास जो इतना सारा क्षेत्र जा रहा है और ख़ासकर जो संसाधन बहुल क्षेत्र है, कृषि की दृष्टि से भी जो बहुत ज़्यादा है, तो भारत को 300 करोड़ रुपए पाकिस्तान प्रतिवर्ष देगा। लेकिन पाकिस्तान सरकार बाद में उससे मुकर गई, टाल मटोल करने लगी। और दूसरी ओर रक्षा के नाम से 55 करोड़ भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया जाना और भारत ने अपने इस देनदारी को बखूबी निभाया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अपनी देनदारियों को से हाथ खींच लिया और पाकिस्तान ने ये रकम भारत को कभी नहीं दी। इसके कारण भी दोनों के बीच में लगातार तनाव बना हुआ। अब ये 300 करोड़ रुपए सन 47 की तारीख में आप सोचिए इसकी क्या कीमत रही होगी, 300 करोड़ रुपए के क्या मायने रहे होंगे। और इस प्रकार भारत को ये इस भारी रकम से वंचित हो गया। भारत सरकार की कटी आलोचना हुई और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी भारत की इस नरमी का पाकिस्तान ने बहुत फ़ायदा उठाया और भारत की सतत रूप से आलोचना, विरोध करते रहा, उसकी बुराई करते रहा। एक तो पैसा नहीं दे रहा है, देनदारी नहीं दे रहा है और ऊपर से हमारी बुराई कर रहा है, केवल इसलिए क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के प्रति एक नरम रवैया अपनाया। भारत नहीं चाहता था कि उसके पुराने भाई राष्ट्र, हम कह सकते हैं, जो उसी का एक हिस्सा था, उसके साथ कड़वाहट पनपे। इसलिए भारत ने सतत रूप से नरम रवैया अपनाया। इस नरमी का फ़ायदा पाकिस्तान उठाते रहा और सदैव कुछ न कुछ विवाद का बखेड़ा खड़ा करते रहा। तो अगला बिंदु जिस पर मैंने चर्चा की, उसको हम शीर्षक दे सकते हैं, ऋण की अदायगी के प्रश्न पर पाकिस्तान की टाल मटोली दोनों के बीच एक विवाद का कारण बनी। और रकम कितनी थी? 300 करोड़ रुपए प्रति वर्ष।
अब अगला विवाद, ये शायद सबसे अहम विवाद है और जो आज भी बना हुआ है, और वो विवाद है कश्मीर की समस्या। एक बार थोड़ा जूनागढ़ और हैदराबाद की ओर झांकें। जूनागढ़ में शासक मुस्लिम था, जनता हिंदू बहुल थी। शासक ने पाकिस्तान में मिलना तय किया, लेकिन जनमत संग्रह के आधार पर भारत ने उसे अपने में शामिल किया, जनमत संग्रह के निर्णय के आधार पर। हैदराबाद में निज़ाम का शासन था, यानी शासक मुस्लिम था, काफ़ी सारी जनता भी मुस्लिम थी, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से वो भारत के अंदर था। तो कैसे भारत के अंदर का एक राष्ट्र अपने को स्वतंत्र रख सकता है? संभव तो था नहीं। इन दोनों परिस्थितियों में भारत ने निर्णायक भूमिका निभाते हुए इन दोनों को अपने में मिला लिया था। कश्मीर की समस्या कुछ दूसरी निकली। कश्मीर विवाद आज भी बहुत बना हुआ है, और आप जब तक इसके बारे में पढ़ते होंगे, थोड़ा सा इसको हम देखें कि क्या है विवाद। अंग्रेज़ों ने रियासतों को स्वतंत्रता दी थी कि किसमें शामिल होना हो, लेकिन कश्मीर की स्थिति कुछ विशेष प्रकार की, क्योंकि वो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है और ये राज्य भारत और पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है, आप देखेंगे। और कश्मीर के ऊपर यदि जाएं, बिल्कुल उसके टॉप पर, तो आप देखेंगे 4-5 देश की सीमाएं उसको छूती हैं। तो स्ट्रैटेजिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से ये क्षेत्र बड़ा अहम है। इसकी अहमियत भी भारत पाकिस्तान के बीच के कश्मीर विवाद को और विवादित बना देती है। मैं आपको जो कह रहा हूँ, उसकी भौगोलिक स्थिति, इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस भारत पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे को और ज़्यादा विवादित बना रही है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो अधिकतर मुस्लिम है, लेकिन वहाँ का शासक जो था वो हिंदू था। जूनागढ़ में शासक मुस्लिम, जनता हिंदू। कश्मीर में शासक हिंदू और जनता मुस्लिम। अब यहाँ पर पाकिस्तान की नज़र थी। जूनागढ़ को तो उसने छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को इतने सस्ते में नहीं छोड़ना चाह रहा था। क्यों? भौगोलिक दृष्टि के कारण, उसकी महत्ता के कारण और मुस्लिम बहुलता के कारण। वहाँ की जनसंख्या मुस्लिम बहुल थी, इसलिए पाकिस्तान इसको छोड़ना नहीं चाह रहा था, उसे अपने साथ मिलाना चाह रहा था। इसी मकसद से उसने अक्टूबर 47 में कबायलियों के माध्यम से आक्रमण करवाया। कबायली क्या थे? पाकिस्तान की सीमा में रहने वाली जंगली प्रजाति, उनको हथियार दिए, थोड़ा सैनिक ट्रेनिंग दी, और शायद कुछ सैनिक भी उसके साथ शामिल हुए पाकिस्तान के, और इन्होंने कश्मीर की सीमा पर हमला बोल दिया, आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का उद्देश्य था कश्मीर को अपने में मिलाना। इस समय तक वहाँ के जो राजा थे, जो हिंदू थे, राजा हरि सिंह, उनका नाम था राजा हरि सिंह। ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद के जैसे ये भी टाल मटोल कर रहे थे, शायद ये भी स्वतंत्रता का इरादा रखते थे। लेकिन जब कबायलियों का हमला होता है, कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तानी फ़ौज कबायलियों के रूप में पहुंचती है, तो हरि सिंह घबरा जाते हैं और उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध करते हैं। वे भारत सरकार से अक्टूबर 1947 में अनुरोध करते हैं कि हमें मदद करिए और ये जो राज्य है यह भारत में मिलेगा। उन्होंने भारत में मिलाए जाने के संबंध में प्रार्थना की भारत सरकार से, कश्मीर को भारत में मिलाए जाने के संबंध में प्रार्थना की। ये प्रार्थना कब की? जब पाकिस्तान का हमला हो जाता है कबायलियों के माध्यम से। भारत सरकार तुरंत कार्रवाई करती है और उसके बाद अक्टूबर में ही, यानी अनुरोध के कुछ दिनों बाद ही, भारतीय सेनाएं वहां भेजती हैं और जनमत संग्रह की शर्त पर कश्मीर को भारत में मिला लेती है। भारत ये शर्त रखता है कि वहाँ जनमत संग्रह होगा और जनमत संग्रह की शर्त पर हम इसे मिला लेते हैं। भारत द्वारा कश्मीर की सुरक्षा और पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों की सहायता, भारत द्वारा कश्मीर की सुरक्षा
और पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों की सहायता, ये दो बातें तनाव का कारण बन जाती हैं। पाकिस्तान को आपत्ति होती है कि भारत कौन है सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाला कश्मीर की, क्योंकि वहाँ की मुस्लिम बहुल जनता तो पाकिस्तान की ओर जाना चाहती है। भारत का कहना है कि वहाँ के राजा हरि सिंह ने हमको आमंत्रित किया है, उन्होंने कहा है कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं और सुरक्षा चाहते हैं, तो भारत अपना वादा निभा रहा है। तो इस प्रकार पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का आक्रमण और भारत के द्वारा सुरक्षा के वादा, ये तनाव का मुद्दा बन जाता है। और मई 54 को धारा 370 के तहत कश्मीर को एक विशिष्ट दर्जा दे दिया जाता है। मैं पुनः दोहरा दूं, मई 1954 को धारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 370, जिसे 2 वर्ष पूर्व अगस्त 2 वर्ष पूर्व हटाया गया है, क्योंकि एक बड़ा विवादित आर्टिकल था, एक बड़ी विवादित धारा थी, जिससे कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिल रहा था और जो कई दृष्टि से उचित भी नहीं था। तो इस धारा के मातहत 370 धारा जिसे कहा गया, इस धारा के मातहत कश्मीर को विशिष्ट दर्जा देते हुए भारत में शामिल कर लिया गया। और ये कब की बात है? 14 मई 1954। इस प्रकार इस 370 के मातहत कश्मीर जो है वह भारत का अभिन्न अंग बन गया और पाकिस्तान इस बात से नाराज होकर लगातार कश्मीर के इस तरह के भारत में विलय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बारंबार विवाद को उठाता रहा है और कई तरह की समस्याएं बढ़ती रहीं। तो आपने अब ये भी जान लिया कि धारा 370 क्या है, कश्मीर को विशिष्ट दर्जा देने के प्रावधान संविधान में, ये 14 मई 1954 को लागू हुआ। इसके तहत इसे कश्मीर को भारत में मिला लिया गया और एक पूर्णतः राज्य भारत का घोषित कर दिया गया और कुछ विशिष्ट दर्जा दिया गया। 2 वर्ष पूर्व अगस्त माह में इसे हटा भी दिया गया, क्योंकि विशिष्ट दर्जे का कोई औचित्य नहीं था। अब ये बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती। कश्मीर के लिए जूनागढ़, पाकिस्तान के लिए जूनागढ़ कोई बड़ी बात नहीं थी। पाकिस्तान के लिए हैदराबाद का चले जाना उसके हाथ से उसको कोई विशेष चिंता नहीं थी, क्योंकि हैदराबाद तो बीच में स्थित है। लेकिन पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, ये उसके लिए एक बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है। कश्मीर का प्रकरण जो है वो दोनों देशों के रिश्तों के सामान्यीकरण में सबसे बड़ी बाधा रही है। भारत के लिए कश्मीर क्यों महत्वपूर्ण है? पहला तो हिंदू राजा ने भारत को आमंत्रित किया, और भारत भी क्यों इच्छुक था? क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति जो बहुत सामरिक महत्व रखती है, सामरिक महत्व, सैन्य महत्व,